अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस, लेक्चर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन ए। इससे पहले कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को शेयर करें, आइए पहले देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। बेटा, ऑसिलेटरी मोशन जिसे आप वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट and that fixed point is called what? Mean position. Sir, for example ये एक fixed point है और ये एक vibrating body है, या ये body है जो कि इस fixed point के गिर्द आगे पीछे हरकत कर रही है। This motion is called as to and fro motion of a body about a fixed point. Sir, this fixed point को हम क्या कहते हैं? This is called as mean position. सर, मीन पोजीशन का कोई और नाम भी है? जी हाँ बेटा, मीन पोजीशन का एक और नाम भी है, एंड दैट इज व्हाट? इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन है एक बॉडी की एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम मीन पोजीशन कहते हैं, और मीन पोजीशन का दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है। सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको क्यों कहते हैं? इसकी दो वजूहत है बेटा। पहली वजह तो ये है कि जब वाइब्रेटिंग सिस्टम जो है वाइब्रेशंस करता करता रुकता है तो वो इसी पोजीशन पर आकर रुकता है, और दूसरी वजह ये है कि वाइब्रेटरी सिस्टम जो है उसका जो एक्सेलरेशन होता है बेटा इस पोजीशन पर आकर जीरो हो जाता है। ड्यूरिंग वाइब्रेशंस इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर, वाइब्रेटरी मोशन की कोई एग्जांपल्स? जी हाँ बेटा, हमारे इर्द गिर्द तकरीबन हर बॉडी ही वाइब्रेट करने की काबिलियत रखती है। सर, देखिए, मैं अब इस टाइम आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हो रही है? साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इसका मतलब हर वेव के प्रोड्यूस होने के पीछे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों या मैकेनिकल साउंड वेव्स हों, हर किस्म की वेव्स उसी वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब वाइब्रेशंस होती हैं। इसका मतलब वाइब्रेटरी मोशन इज द फंडामेंटल टाइप ऑफ मोशन। सर, वाइब्रेटरी मोशन की कोई और एग्जांपल्स? जी हाँ बेटा, हम सिंपल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन जो है शेयर करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। उनमें से एक है सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेटरी मोशन, और दूसरी है मैस अटैच्ड टू ए स्प्रिंग या वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन। सर, वाइब्रेटरी मोशन की जो टिपिकल टाइप है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन करेंगे, जी बिल्कुल आगे जाकर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बुनियादी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो है उसे हम शेयर करते हैं बेटा। और सवाल क्या है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हालात होते हैं? सर, ये ओ जो है ये मीन पोजीशन है वाइब्रेटरी सिस्टम की। जी हाँ, जब ये वाइब्रेशंस कर रहा होते हैं बेटा तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन, एंड दीज टू पोजीशंस आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशंस। सर, तो मीन पोजीशन पर क्या हालात हैं बेटा? मीन पोजीशन पर चार वेरिएबल्स जो हैं वो जीरो होते हैं। सर, कौन कौन सा बेटा? डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा मीन पोजीशन पर जीरो होता है, रीस्टोरिंग फोर्स जीरो होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, और पोटेंशियल एनर्जी वाइब्रेटिंग सिस्टम की वो जीरो होती है। लेकिन मीन पोजीशन पर तीन वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज मैक्सिमम होती है। ड्यूरिंग वाइब्रेशंस मीन पोजीशन पर बेटा वेलोसिटी वाइब्रेटिंग सिस्टम की मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वाइब्रेटिंग सिस्टम की मैक्सिमम होती है, और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है वो भी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर ये चारों वेरिएबल्स जो है ये मैक्सिमम हो जाते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पर मेरे बेटा कितना हो जाता है? मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, इस साइड पर हो या इस साइड पर हो, दैट is called as amplitude. Sir, amplitude क्या है? Maximum value of the displacement on the either side of the mean position को हम क्या कहते हैं बेटा? amplitude कहते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स जो है बेटा वो भी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाते हैं, और वाइब्रेटिंग सिस्टम की जो वेलोसिटी है या जो उसकी स्पीड है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर जीरो हो जाती है, क्योंकि एक लम्हे के लिए वाइब्रेटिंग सिस्टम रुकता है और उसके बाद ही वो दोबारा अपना सफर मीन पोजीशन की तरफ को शुरू करता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है, और एक्सट्रीम पोजीशंस पर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है। बेटा दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सारी फाउंडेशन है हमारी, और वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेरे बेटा फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट मीन पोजीशन होता है। सर इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हैं।
सिंपल हार्मोनिक मोशन में फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट इज मीन पोजीशन। इस जुमले के दो मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दूसरा मतलब इसका ये है कि डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा उसकी जो डायरेक्शन है वो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ को ली जाती है। सर मतलब क्या है? मतलब बहुत वाज़ेह है कि अगर कोई वाइब्रेटिंग सिस्टम जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आ रहा है, फर्ज करें वो वापस आते आते यहां तक पहुंचता है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया जाएगा। दिस वुड नॉट बी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वुड बी टेकन फ्रॉम द मीन पोजीशन टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। अगर कोई वाइब्रेटिंग सिस्टम इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन की तरफ आ रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मेरे बेटा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द मीन पोजीशन टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम की जानिब को लिया जाता है, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो भी किधर को होगी बेटा? फ्रॉम मीन टूवर्ड्स एक्सट्रीम होगी। तो सर मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? दैट इज इट्स जीरो। सर आइए डिस्कस करते हैं वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। सर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक है क्या? जी हाँ बेटा। तो सर आप इसको साबित करेंगे? जी हाँ, इसको हम साबित भी करेंगे और इससे रिलेटेड टाइप ऑफ एमसीक्यूज को भी शेयर करेंगे। इस चीज को साबित करने के लिए बेटा मैंने एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम लिया है। ये स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसके साथ हमने एक मास अटैच किया है, एक ब्लॉक अटैच किया है जिसका मास m है और ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। हम इस पर फोर्स लगाएंगे और बहुत स्लोली फोर्स लगाएंगे, यानी स्ट्रेचिंग इज डन स्लोली। मतलब जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सेलरेशन यहां पर प्रोड्यूस नहीं करने जा रही। सर वजह ये है कि स्ट्रेचिंग इज डन स्लोली। यहां पर हम स्ट्रेचिंग स्लो करेंगे और इस वाइब्रेटिंग मास को खींचकर उसकी मीन से कहां पर लेकर जाएंगे बेटा? एक्सट्रीम पर लेकर जाएंगे। तो जो हमने फोर्स लगाई है बेटा, जिसे आप अप्लाइड फोर्स कह रहे हैं, that is directly proportional to extension produced within the elastic limit, which is a statement of Hooke's law. सर विद एन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? यानी आपने इतना नहीं खींचना कि ये एक तार ही बन जाए। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, फिलहाल हम इसको एक्सटेंशन कह रहे हैं, आगे जाकर हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट। सर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे बेटा उतना ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहने मतलब तार, इसको खींच कर तार नहीं बनाना आपने। अब मसला ये है कि यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे बेटा, जो क्या है? K। सर K क्या है? इट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है विच इज आल्सो कॉल्ड एज द फोर्स कांस्टेंट। सर ये किसके बराबर है? सर यहां से K का फार्मूला निकालते हैं बेटा। K का फार्मूला क्या बनेगा बेटा? F/x। ये x उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज व्हाट? F/x। सर किस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है बेटा? जो हार्ड स्प्रिंग्स होते हैं ना उनका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है और जो लूज स्प्रिंग्स होते हैं ना उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। सर मतलब क्या? मतलब ये कि अगर गिवन फोर्स के लिए, गिवन फोर्स का मतलब क्या है? फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए अगर किसी स्प्रिंग में कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है। सर स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेरे बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करने का बड़ा सिंपल तरीकाकार है। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है और उसमें मैं यूनिट एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता हूं। सर यूनिट एक्सटेंशन का मतलब क्या है? 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर या 1 मीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता हूं तो K किसके बराबर आ जाएगा? सर F/1, यानी फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। सर स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर है? उस फोर्स के जो कि यूनिट एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। सर सवाल ये पैदा होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट्स यहां से निकल आएंगी बेटा। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन, और एक्सटेंशन की यूनिट क्या है? मीटर। सो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है बेटा? न्यूटन पर मीटर है। सर न्यूटन पर मीटर है, जी हाँ। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, यहां पर भी एक टाइप ऑफ एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ सरफेस टेंशन और प्रेशर। तो सर कौन सी? सरफेस टेंशन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सरफेस टेंशन इज आल्सो मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर। सर स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या हैं? सर F/x से निकालेंगे बेटा। F की डायमेंशंस क्या है बेटा? mL/t का स्क्वायर। ये फोर्स की डायमेंशंस आ गई बेटा, और एक्सटेंशन की डायमेंशंस क्या है बेटा? L हैं। यहां से L से कट जाएगा बेटा, और स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशंस मेरे बेटा क्या बन गई? mL/0, t
t की पावर -2, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा मजे की बात आपको मैं बताऊं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स नहीं है। सर क्यों? क्योंकि स्ट्रेचिंग इज डन स्लोली, स्ट्रेचिंग आपने बहुत आराम आराम से की है, लिहाजा यहां पर जो जब आपने इसको खींचा है तो आप आराम आराम से खींच कर इसको मीन से एक्सट्रीम पर लेकर आए हैं, लिहाजा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है बेटा दैट इज व्हाट, दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। सो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है। सो दिस फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द अप्लाइड फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू रीगेन द ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी। सो रीस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो फोर्स जो कि मैग्नीट्यूड में अप्लाइड फोर्स के इक्वल है मगर डायरेक्शन में ऑपोजिट है और वो जिम्मेदार है किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम को उसकी ओरिजिनल शेप और डायमेंशंस में लेकर जाने की, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर को है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो क्या सर वाइब्रेटिंग सिस्टम मीन पर रुक जाएगा? नहीं बेटा, इट विल स्वीप टुवर्ड्स द सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ को चला जाएगा। और क्यों चला जाएगा? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी टू मेंटेन द स्टेट है। और यहां पर भी जाकर ये जब यहां पहुंचेगा तो फिर ये मैस दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ को जाएगा, क्योंकि अब रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अब भी किधर को है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर को है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। So, in simple harmonic motion, acceleration is produced by what? Restoring force. सर सवाल ये पैदा होता है कि यही ma के बराबर रखेंगे? जी हाँ, तो फोर्स किसके बराबर है? ma के बराबर है। और रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है? -kx के बराबर है। तो मैस अटैच टू स्प्रिंग का एक्सेलरेशन निकालने के लिए -kx को ma के बराबर रखेंगे, क्योंकि -kx ही एक्सेलरेटिंग फोर्स है, लिहाजा ma किसके बराबर आ जाएगा बेटा? -kx के बराबर आ जाएगा। यहां से हम निकालना क्या जा रहे हैं? सर हम निकालने चाह रहे हैं यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेटिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो ये यहां पर किसके बराबर आ जाएगा? सर -kx वैसे का वैसे आ गया बेटा, और ये m बटे में जाकर डिवाइड हो जाएगा। सर ये माइनस किसके साथ है? माइनस हैज नो कंसर्न विद k ओवर m, माइनस का कोई ताल्लुक नहीं है k ओवर m के साथ, ये वैसे का वैसे आ जाएगा बेटा। और माइनस किसके साथ है? सर फिर x के साथ है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन -x की जानिब को है। अब आप मुझे बताओ बेटा x की डायरेक्शन कौन सी है? सर मीन से एक्सट्रीम की जानिब, मीन से एक्सट्रीम की जानिब। तो -x की डायरेक्शन कौन सी होगी? सर दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और मजे की बात यह है कि k ओवर m यहाँ पर कांस्टेंट है, k ओवर m यहाँ पर क्या है बेटा? कांस्टेंट है, क्योंकि गिवन स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी ड्यूरिंग वाइब्रेशंस तो चेंज नहीं होगा, और ड्यूरिंग वाइब्रेशंस मैस अटैच्ड भी चेंज नहीं होगा बेटा, लिहाजा ये फैक्टर यहाँ पर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को यहाँ से ओमिट कर देता हूँ तो आपको बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? -x के। और यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे बेटा? एक्सेलरेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसकी डायरेक्शन किधर को है? सर इसकी डायरेक्शन -x की जानिब को है। -x का मतलब क्या है बेटा? -x का मतलब है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, क्योंकि x की डायरेक्शन ये है, यहां से ये x की डायरेक्शन है, इधर से ये x की डायरेक्शन है, इधर से ये x की डायरेक्शन है, और ये किसकी डायरेक्शन है? सर -x की डायरेक्शन है। लिहाजा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट and is directed towards the mean position, यानी the direction of acceleration is towards the mean position। अगर ये दो कंडीशंस किसी मोशन में पूरी हो जाएं तो वही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी मोशन है बेटा? जिसमें एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम। कहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है? सर एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, लिहाजा एक्सट्रीम पोजीशन पर ही एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। दूसरी बात, जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा। दूसरी बात बेटा ये है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो एक वेक्टर है, और उसकी जो डायरेक्शन है ना बेटा वो मीन पोजीशन की जानिब को होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को होती है बेटा? टुवर्ड्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की जानिब को है। मीन पोजीशन का मतलब क्या है बेटा? यानी -x की जानिब को है, क्योंकि x की डायरेक्शन मीन से एक्सट्रीम,
एक्स की डायरेक्शन मीन से एक्सट्रीम और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। टाइप ऑफ क्वेश्चन 4, द प्रॉपर्टी ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमने बताना है कि वो प्रॉपर्टी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को मेंटेन रखती है। सर वो दो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, उनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो है जिसका ताल्लुक रीस्टोरिंग फोर्स के साथ है, एंड दैट इज इलास्टिसिटी, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू मेंटेन द वाइब्रेशंस, एंड दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज द इनर्शी ऑफ द सिस्टम। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर T4 इज डेल्टा। उसके बाद बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन 5, mass m attached to a spring of spring constant k is vibrating with amplitude x naught। एक mass m है बेटा जो कि अटैच है स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और वो वाइब्रेट कर रहा है एम्पलीट्यूड x naught के साथ। If its acceleration at mean position and extreme positions would be respectively। हमने बताना ये है कि मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या है वाइब्रेटिंग सिस्टम का और एक्सट्रीम पोजीशंस पर एक्सेलरेशन क्या है। तो सर मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है बेटा? माइनस k ओवर m इंटू एक्स या k ओवर m इंटू माइनस एक्स। तो यहां पर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा? x की वैल्यू। सर मीन पोजीशन पर x की वैल्यू कितनी होती है बेटा? दैट इज 0। सो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 0। सो एक्सेलरेशन एट द मीन पोजीशन इज 0 एंड एट एक्सट्रीम पोजीशंस बेटा x की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट x नॉट के बराबर हो जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो जाहिर है यहां पर एक्सेलरेशन वाइब्रेटिंग सिस्टम का क्या हो जाएगा बेटा? a नॉट हो जाएगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है विच लाइज एट द एक्सट्रीम पोजीशन माइनस k ओवर m इनटू x नॉट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन 6, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो माइनस एक्स की जानिब को होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? k ओवर m इंटू माइनस एक्स है। सर एक्सेलरेशन माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन माइनस एक्स की डायरेक्शन में होती है। तो सर एक्स की डायरेक्शन कौन सी है? पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि एक्स की डायरेक्शन कौन सी है। बेटा एक्स की डायरेक्शन जो है फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन है, जबकि माइनस एक्स की डायरेक्शन कौन सी है? फ्रॉम एक्सट्रीम टुवर्ड्स मीन, फ्रॉम एक्सट्रीम टुवर्ड्स मीन। तो ये है माइनस एक्स की डायरेक्शन, ये है माइनस एक्स की डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नंबर 2 ये कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है बेटा वो भी माइनस एक्स की डायरेक्शन में होती है और एक्सेलरेशन माइनस एक्स की डायरेक्शन में होता है। सो ऑप्शंस क्या क्या है बेटा? एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, बिल्कुल दुरुस्त बेटा। इन द डायरेक्शन ऑफ एफ आर यानी रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन, बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स, ये भी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है बेटा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। टाइप ऑफ क्वेश्चन 7, in simple harmonic motion the graph between instantaneous displacement x and acceleration a is। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ग्राफ बताना है x और a के दरमियान में क्या होगा। बेटा चूंकि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस x के, लिहाजा इसका जो ग्राफ होगा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। होगा ये स्ट्रेट लाइन ही, क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में प्रोपोर्शनलिटी में आप जानते हैं कि ग्राफ दो क्वांटिटीज के दरमियान में स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगी बल्कि सेकंड एंड फोर्थ में लाई करेगी। सर सेकंड एंड फोर्थ में क्यों? उसकी वजह क्या है बेटा? सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा होगी। सर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखिए तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम है, जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम है। नेगेटिव में मैक्सिमम का मतलब ये है कि उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। और यहां पर देखिए एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो जब नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में मैक्सिमम था। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सी है? दैट इज बीटा ए। उसके बाद बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन 8, बेटा अ स्प्रिंग कांस्टेंट k is cut into two equal parts। एक स्प्रिंग है बेटा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बेटा? k है और उसको हमने दो बराबर हिस्सों में काट दिया है। तो बताइए कि the spring constant of each part would become। तो बेटा ये था एक स्प्रिंग और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था और k किसके बराबर होता है सर? f ओवर x के। इसका मतलब ये है कि जब हमने f फोर्स लगाई तो एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा था? x प्रोड्यूस हो रहा था। अब जब मैं इसको दो बराबर हिस्सों में काट दूंगा
और इसके बल जो हैं, इसकी जो टर्न्स हैं बेटा, पहले अगर 16 थी तो अब कितनी रह चुकी हैं? 8 रह चुकी हैं। अब जब मैं इस पर एफ फोर्स लगाऊंगा बेटा 8 टर्न्स पर, तो 8 टर्न्स में जो खचाव पैदा होगा वो इसके मुकाबले में तो डेफिनेटली आधा होगा। तो अब एक्सटेंशन कितना रह जाएगा? x/2 रह जाएगा। यानी उतनी ही फोर्स लगाने पर एक्सटेंशन x/2 रह चुका है। ये 2 बटे के नीचे बटा है, ये ऊपर चला जाएगा बेटा। लिहाजा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर आएगा? k डैश विच इज इक्वल टू f/x। वैसे का वैसे ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 2 टाइम्स f/x। और आप जानते हैं f/x क्या है बेटा? पहले वाला स्प्रिंग कांस्टेंट है। लिहाजा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स k हो जाएगा। सर आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग हो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k हो, अगर उसको हम 3 बराबर हिस्सों में काट दें तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो जाएगा, और अगर 4 बराबर हिस्सों में काट दें तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट 4k के बराबर हो जाएगा। सर आइए जरा इन 2 स्प्रिंग्स को जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 टाइम्स k और 2 टाइम्स k है, यानी ये भी 2 टाइम्स k है बेटा और ये भी 2 टाइम्स k है, अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो इनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? सर डेफिनेटली इनको जोड़ने से यही बनेगा। सर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? 2k को ज्वाइन करने से इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? k के बराबर हो जाएगा। सर अगर ये k के बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग्स इन सीरीज, ये स्प्रिंग्स हैं जो कि सीरीज में हैं, इनके रिलेशनशिप्स वैसे ही होंगे जैसे कि कैपेसिटर्स के हैं इन सीरीज। सर कैसे? ये देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इस फार्मूले से निकालता हूँ 1/2 टाइम्स k प्लस 1/2 टाइम्स k। तो यहाँ पर एलसीएम कितना बन जाएगा बेटा? 2k और 2k का। सर 2 टाइम्स k, 2k को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2k आए? सर 1 से, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया बेटा? 2/2 टाइम्स k। ये 2 से कट जाएगा, इसको उल्टा देंगे, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बन गया बेटा? दैट इज k के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर 2k स्प्रिंग्स जो हैं, 2 स्प्रिंग्स जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 टाइम्स k और 2 टाइम्स k हैं, अगर हम उनको सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं तो उनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर होगा, जो कि इस रिलेशनशिप से निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग्स इन सीरीज बिहेव लाइक द कैपेसिटर्स इन सीरीज। यहाँ पर एक और बड़ी मजेदार बात है कि जो स्प्रिंग्स जब सीरीज में लगाए जाते हैं तो उसका जनरल फार्मूला क्या है बेटा? दैट इज 1/ke, यानी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का रेसिप्रोकल जो होगा वो इंडिविजुअल स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट्स के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। यानी 1/ke इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस अप टू 1/kn होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन 9b, 2 springs of spring constant K1 and K2 in series। बेटा 2 springs हैं, एक का spring constant K1 है और एक का K2 है और वो सीरीज में है। तो सर इसकी शॉर्टकट हम बनाएंगे ताकि आने वाले वक्त में हम कैपेसिटर्स के लिए भी इस शॉर्टकट को अप्लाई कर सकें। सर 2 स्प्रिंग्स जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल स्प्रिंग्स के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। तो सर इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर K1 और K2 का एलसीएम क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर एलसीएम इसका आ जाएगा K1 K2। K1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? K1 K2 आ जाए। सर डेफिनेटली K2 से, K2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर K2 आ जाएगा। K2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर डेफिनेटली K1 से, और K1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर K1 आ गया। इसको रीअरेंज कर लीजिए, 1 को पहले लिख लीजिए, 2 को बाद में लिख लीजिए। K1 प्लस K2 ओवर K1 K2। ये कौन है? इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये उसका रेसिप्रोकल है। तो इसको हम उलट देंगे तो यहाँ से भी आप उलट देंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा? इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा बेटा? K1 K2 ओवर K1 प्लस K2। यानी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ओवर सम के। प्रोडक्ट ओवर सम इज द शॉर्टकट फॉर द 2 springs ओनली कनेक्टेड इन सीरीज। सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2 springs हैं और दोनों ही के हैं और उनको हम सीरीज में जोड़ देते हैं, यानी 2 springs ईच ऑफ कांस्टेंट k इन सीरीज, दोनों के हैं और उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनेगा बेटा? शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। सर शॉर्टकट क्या है? प्रोडक्ट ओवर सम। तो सर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा बेटा ऊपर, यानी k इंटू k, और बटे में क्या आएगा? इन दोनों का सम, यानी k प्लस k। तो k ज़रब k किसके बराबर आएगा बेटा? k स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और k प्लस k कितना हो जाएगा बेटा? 2k हो जाएगा।
आप ये बात समझ सकते हैं कि बेटा ये k जो है यहाँ पर स्क्वायर में 2k हैं, इससे कट जाएगा, लिहाजा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर आ गया बेटा, k/2 के बराबर आ गया। लिहाजा अगर दो स्प्रिंग्स जो हैं उनको हम सीरीज में जोड़ते हैं और दोनों जो है वो k कांस्टेंट वाले स्प्रिंग्स हैं, तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे बेटा कितना हो जाएगा, k/2। और अगर 3 को जोड़ देते हैं तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, k/3। और अगर 4 k वाले स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट k/4 हो जाता है। और अगर n स्प्रिंग्स को जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, k/n। लिहाजा इन केस ऑफ n springs each of constant k in series the effective spring constant would be k/n। आइए सर देखते हैं कि अगर दो स्प्रिंग्स जो हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनेगा। सर टू स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट k1 एंड k2 आर इन पैरेलल, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होगा बेटा, ये देखिए ये दो स्प्रिंग्स हैं k1 और k2, इस टाइम कैसे कनेक्टेड हैं बेटा, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल और इनके साथ एक मैश को अटैच किया गया है। ये लोड जो है ये mg है। सर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, सिंपल सम के बराबर होगा। सर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। लिहाजा स्प्रिंग्स इन पैरेलल हैव द सेम रिलेशंस एज दैट ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। सर अगर 3 स्प्रिंग्स होते तो k1 प्लस k2 प्लस k3 होता, और अगर n स्प्रिंग्स होते तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता बेटा, k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू kn होता। सर अगर दो स्प्रिंग्स जो हैं जो एक जैसे हैं सर k और k उनको अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन 13 इन केस ऑफ टू each of k in parallel, सर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनेगा बेटा, k प्लस k, क्योंकि k1 प्लस k2 है तो जाहिर k वाले कनेक्ट होंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, k प्लस k, और ये किसके बराबर आएगा बेटा, 2k के बराबर आ जाएगा। और जनरल रिलेशनशिप क्या बना बेटा, अगर दो हैं k वाले तो किसके बराबर है इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, 2k के, और अगर 3 होंगे तो 3k के, और अगर n होंगे तो nk के बराबर आएगा। एंड इन केस ऑफ n स्प्रिंग्स ऑफ n springs each of constant k, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा बेटा, nk के बराबर आ जाएगा। आइए जरा देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन 14। बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन 14 ऑल इन वन क्वेश्चन है जिसमें मैंने 4 क्वेश्चंस को कवर अप कर दिया है। सर क्या क्वेश्चन है, मैस m अटैच टू स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k, एक मैस m है जो एक स्प्रिंग से अटैच है जिसका कांस्टेंट k है, इज वाइब्रेटिंग विद टाइम पीरियड t, फ्रीक्वेंसी f, मैक्सिमम वेलोसिटी v0 एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन a0। और वो वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेशन के दौरान में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो हैं वो t, f, v0 और a0 हैं। व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज x0, जबकि एम्पलीट्यूड कितना था, x0 था। इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर हम उस स्प्रिंग को 2 बराबर हिस्सों में काट देते हैं into 2 equal parts and same mass is attached to one of the part, और उसी mass को एक पार्ट से जोड़ दिया जाता है, then new period, frequency, maximum velocity and maximum acceleration if amplitude is kept same, यानी आपने m को भी सेम रखा है, x0 को यानी एम्पलीट्यूड को भी सेम रखा है, तो बताइए कि ये चारों वेरिएबल्स की नई वैल्यूज क्या होंगी। टाइम पीरियड का रिलेशनशिप क्या है बेटा, मैस अटैच टू स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है बेटा उसका फॉर्मूला है 2πm/k अंडर रूट। अब यहां पर हम नया स्प्रिंग कांस्टेंट पुट करेंगे बेटा, और नया जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर है बेटा, दैट इज 2k के बराबर है। आप जानते हैं कि जो पहले वाला टाइम पीरियड था वो क्या था बेटा, 2πm/k था, तो यहां पर से हम 2πm/k को साइड पर कर लेंगे। लिहाजा ये जो एनक्लोज्ड पाथ में है दैट इज 2πm/k, ये क्या है बेटा, पहले वाला टाइम पीरियड है, डिवाइडेड बाय ये क्या है सर, ये 2 है, लेकिन किस में है सर, स्क्वायर रूट में है। लिहाजा नया टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा बेटा, t डैश बराबर आएगा t/√2k। सर आइए जरा नई फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, 1/2πk/m√a। 1/2π वैसे का वैसे ही आ गया बेटा, m भी वैसे का वैसे ही आ गया। यहां पर हम पुट करेंगे किसको बेटा, नए स्प्रिंग कांस्टेंट को, और नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है बेटा, 2k है। सर पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1/2πk/m√√, थी, तो यहां पर से हम 1/2π √k/m को साइड पर कर लेंगे,
और सर यहाँ पर बच क्या गया सर, ये क्या है बेटा, ये है 1/2 पाई k ओवर m अंडर रूट एन, दैट इज व्हाट f। तो सर ये बचा क्या है, दैट इज 2, और ये कहाँ है बेटा, रूट में है, लिहाजा नई फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी बेटा, दैट इज अंडर रूट 2 f के बराबर आ जाएगी। सर मैस अटैच टू स्प्रिंग जब वाइब्रेट कर रहा होता है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, मीन पोजीशन पर। सर उसका फार्मूला क्या है, x नॉट अंडर रूट k ओवर m है। सर यहाँ पर x नॉट तो वैसे का वैसे ही आ गया, m भी वैसे का वैसे ही आ गया, और यहाँ पर हम नया स्प्रिंग कांस्टेंट पुट करेंगे एंड दैट इज व्हाट बेटा 2k है। तो आप जानते हैं बेटा कि ये जो हिस्सा है ये पहले वाली मैक्सिमम वेलोसिटी है, लिहाजा नई मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट डैश किसके बराबर आ जाएगी बेटा, अंडर रूट 2 v नॉट के बराबर आ जाएगी। आइए जरा देखते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन को बेटा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है बेटा, माइनस k ओवर m इंटू एक्स नॉट है। तो यहां पर हम नया स्प्रिंग कांस्टेंट पुट करेंगे एंड दैट इज व्हाट बेटा 2k के बराबर है। लिहाजा आपकी बात समझ सकते हैं बेटा कि ये जो वैल्यू है माइनस समेत, दैट इज व्हाट बेटा माइनस k ओवर m इंटू एक्स नॉट। ये क्या है बेटा, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो पहले था। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स a नॉट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड जो है वो t बाई अंडर रूट 2 टाइम्स हो गया, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2 f हो गई, और मैक्सिमम वेलोसिटी भी अंडर रूट 2 v नॉट हो गई, और एक्सेलरेशन डबल हो गया बेटा। आइए टाइप ऑफ क्वेश्चन 15 करते हैं, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन। सर एक वाइब्रेशन के दौरान में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन कितनी होती है। सर वन वाइब्रेशन का मतलब क्या है बेटा, वन वाइब्रेशन का मतलब है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सर फर्ज करें कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी की मीन पोजीशन है, तो सर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब क्या है कि मीन से अपर एक्सट्रीम, देन लोअर एक्सट्रीम एंड देन बैक टू मीन पोजीशन, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। सर ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर वाइब्रेशन, दिस इज हाफ वाइब्रेशन, दिस इज 3/4 वाइब्रेशन, और दिस इज वन वाइब्रेशन। इसमें जो टाइम लगा है वो t/4 है, t/2 है, 3t/4 एंड देन t। ये देखिएगा t/4, t/2, 3t/4 एंड देन t। अब यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन दिखाई है आपको, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, मीन पोजीशन पर 0 है। तो मुझे बताइए बेटा जब क्वार्टर वाइब्रेशन मुकम्मल होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, x नॉट, और उसके बाद फिर 0 एंड देन माइनस x नॉट। तो आइए जरा पहले डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं बेटा। तो टाइम t/4 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पर 0 है, t/4 पर x नॉट, t/2 पर 0, 3t/4 पर माइनस x नॉट, और t पर फिर 0। तो डिस्प्लेसमेंट में यहां पर लिख रहा हूं बेटा, t/4 पर कितना था बेटा, दैट इज x नॉट था, और उसके बाद t/2 पर कितना हो गया बेटा, 0, एंड देन 3t/4 पर माइनस x नॉट, और t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फिर कितना हो गया बेटा, 0। और सर अब देखते हैं कि एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस तय हुआ है। सर यहां पर देखते हैं डिस्टेंस को। सर टाइम 0 पर डिस्टेंस 0 है, यहां पर t/4 पर x नॉट, फिर देन 2x नॉट, देन 3x नॉट एंड देन 4x नॉट। तो t/4 पर x नॉट, t/2 पर 2x नॉट, 3t/4 पर 3x नॉट, और t टाइम पर 4x नॉट डिस्टेंस तय होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज, सी यू सून।